हेलो बच्चों, मैं रमोद कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान पटना से सुपर सैटरडे में फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। अब पर सैटरडे को आपको 50 क्वेश्चन का बायोलॉजी का डिस्कशन शुरू होगा। हर एक सैटरडे को 50 क्वेश्चन होगा। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक लंबे संकर टीटी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे पौधे और बौने पौधे 3:1 से प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध क्या करता है? तो यह परिणाम क्या सिद्ध करता है? आप जानते हो मेंडल का जो नियम है, ये सबसे पहले देखो, ये लंबा पौधा और बौना पौधा में इन्होंने क्रॉस कराया। तो लंबा पौधा जो बौना पौधा में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे बने ये सब लंबे पौधे हुए। सारे पौधे क्या हुए? लंबे हो गए। ये 4 पौधे बने, यह हो गया आपका F1 जेनरेशन। सारे पौधे क्या हो गए? लंबे हो गए। ठीक है, तो जैसे ही पौधे लंबे हो गए तो ये आपका क्या हो गया? ये टी और टी। ठीक है, अब देखो इसी दोनों टी में ये क्रॉस हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लंबा देखो स्वपरागन, तो जैसे ही स्वपरागन की क्रिया हुआ, तो जैसे ही स्वपरागन होगा तो ये दोनों पौधा में लंब क्रॉस होगा, टी और टी। अब देखो ये गैमीट टूटेगा, ये जैसे ही क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद 4 पौधे बनेंगे। ठीक है, क्रॉस होने के बाद 4 पौधे बनेंगे और चारों पौधे जो होंगे, देखिए यहां 3 लंबे और एक क्या हो गया? बौना हो गया, नाटा हो गया। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 3:1। तो जब लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के लिए लंबापन का गुण जो है, ये लंबे पौधे का जीन और बौने पौधे का जीन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये देखो, ये कंप्लीट लंबा पौधा है और ये दोनों मिश्रित लंबे हैं। मिश्रित लंबे का मतलब इसमें नटापन का भी गुण है, और ये कंप्लीट और कंप्लीट छोटा पौधा है। ठीक है, तो ये लंबे पौधे का जीन और दोनों बौना पौधा का जीन दोनों लंबे, ये अलग अलग हो गए। तो क्वेश्चन करा कि एक लंबे संकर टी और टी, यहां देखो दोनों टी और टी है, में स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब परागन की क्रिया एक ही पौधा में हो, तो एक ही पौधा में जब परागन होगा तब मेल और फीमेल क्या होगा? दोनों एक ही होगा। ठीक है, मेल फीमेल एक ही में होगा और दोनों की मैच्योरिटी सेम होगी, यानी एंड्रोसियम और गायनेसियम सेम होगा, तो सब उसी में होगा। तो दाल वाला जितना पौधा है सब में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेल बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो कराने पर लंबे पौधा और बौने पौधा इतना में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम क्या सिद्ध करता है? तो यह परिणाम आपको पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का मतलब ये अलग अलग हो रहे हैं, ये लंबा पौधा का जीन और बौना पौधा का जीन अलग अलग हो रहे हैं, तो ये पृथक्करण का नियम ये साबित कर रहा है। इसका आंसर बी होगा। देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी है कि इसमें लक्षण अलग हो रहा है। यहां पर देखो दोनों टी कैपिटल है, यहां दोनों, तो ये लंबे पौधे का लक्षण और बौने पौधे का लक्षण अलग अलग हो गया। शुरू में आपने देखा था इस तरह का स्ट्रक्चर, ये टी और टी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। प्रभाविता का नियम का मतलब हो गया कि जब लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी के लिए लंबापन का गुण जो है बौनापन पर क्या होता है? हावी होता है। प्रभाविता का नियम हावी यानी डोमिनेंस होता है, उस पर प्रभावी होता है, इसलिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। यह भी उसी से संबंधित है। संलग्नता का नियम, लॉ ऑफ लिंकेज, ये लॉ ऑफ लिंकेज जो है, विरासत में मिले जीन एक दूसरे से मेल कर जाते हैं। विरासत में मिले का जीन का मतलब दादा दादी नाना नानी से जो जीन हमें मिले मदर फादर से, ये डेवलप कर जाते हैं, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ लिंकेज। लिंकेज, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो आप,
उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक का मतलब होता है, मेटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, अपचय और उपचय, यानी शरीर में भोजन को पचाना या कुछ चीज को निकालना। तो मेटाबॉलिक एंजाइम जो भी होगा एंजाइम, ये वायरस में नहीं होता, वायरस में नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब देखो वायरस की खोज जो है इवानो बस्की के द्वारा किया गया। ये रसिया के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये कौन सा पौधा में? टोबैको मोजैक वायरस यानी टीएमवी, टीएमवी वायरस का खोज किसने किया? तो इवानो बस्की, यानी तंबाकू के पत्ता में टोबैको मोजैक वायरस का खोज ये इवानो बस्की के द्वारा किया गया, ठीक है। ये अब आप देखो, कभी कभी पूछता है कि प्लांट वायरस और एनिमल वायरस किसका बना होता है। ये वायरस जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यह सजीव भी है और निर्जीव भी है। सजीव इसलिए है क्योंकि जब हम में होगा और किसी जीव में होगा तो यह रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन जब हमारे शरीर से या पौधा के शरीर से बाहर होगा तो यह इनएक्टिव हो जाएगा, निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यह अपने ऊपर जब निर्जीव रहेगा तो यह अपने ऊपर क्या करेगा? प्रोटीन का एक कोट बना लेता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सिड। और इसी कोट में लाखों करोड़ों वर्ष निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा। तो यह सजीव भी है और निर्जीव भी है, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता आपको प्लांट वायरस बना होता है और एनिमल वायरस बना होता है। तो देखो प्लांट वायरस यानी जो पौधा में रोग उत्पन्न करता है, और ये दूसरा है एनिमल वायरस यानी जो जीव में रोग उत्पन्न करता है। तो प्लांट वायरस जो बना होता है यह होता है आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। कहीं कहीं न्यूक्लिक एसिड दिया रहता है ये आरएनए के बदले, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए डीएनए, और कहीं कहीं प्रोटीन के बदले अमीनो एसिड भी दिया रहता है। अमीनो एसिड भी इसको मिलेगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्लांट वायरस किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का। और एनिमल वायरस बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। कभी कभी एग्जाम में आपको सवाल पूछेगा कि वायरस बने होते हैं, तो ये तो नहीं पूछा कि प्लांट वायरस की एनिमल वायरस। तो ऑप्शन में आरएनए और डीएनए दोनों को लेके चलेंगे। एक ऑप्शन रहेगा आरएनए, एक रहेगा डीएनए, और तीसरा अगर रहेगा आरएनए और डीएनए तब तो वो लगा दीजिए, और नहीं अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो पांचवा आंसर लगा दीजिए आरएनए डीएनए, और नहीं तो दरोगा वगैरह में 4 ऑप्शन है तो तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको कवक के बारे में हम जान लो। कवक के अध्ययन को पिछले क्लास में भी मैं बताया था। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, ठीक है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। यह अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, इसलिए कवक को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। फाइट्स यानी मृतोपजीवी। यह पिछले बार ड्राइवर का सवाल है, ठीक है, कि कवक को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी कहते हैं। इसकी कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्लियर? अब आइए देखिए जीवाणु के बारे में। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जीवाणु का खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ये भी ल्यूवेनहॉक पूरा नाम है इनका, ये भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया जीवाणु का खोज। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी
यानी जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। किसको? एबी लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। क्लियर? अब आइए देखिए शैवाल। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहेंगे शैवाल के अध्ययन को। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वैसे जीव को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी। ऑटोट्रॉप स्वपोषी। दो जीव हो गए, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब जिसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जितना भी हरा पेड़ पौधा है सब ऑटोट्रॉप्स है। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, दो जीव दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं भोजन, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी परपोषी। हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी। तो परपोषी का मतलब होता है ये जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे। तो हरा पेड़ पौधा को छोड़ के दुनिया में जितना भी जीव है, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, सांप, चुकंदर, कुत्ता, बिल्ली, मैना, तोता, शेर, जो भी देखते हो जितना बैक्टीरिया है या जितना आपको कीट है, ठीक है, सब क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कैल्शियम के कार्य क्या है? अब देखो कैल्शियम जो है, ये पादप में कैल्शियम का कार्य क्या हो गया? तो कैल्शियम का काम हो गया ये कोशिका भित्ति की संरचना में करेगा। और दूसरा ये इसका आंसर होगा, ये एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी सहायक होता पौधों में। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ एक ऐड कर लेना, पौधों में ये वसा के भी स्थानांतरण में सहायक होता है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए क्या आवश्यक है? तो पोटेशियम आयन आवश्यक है। एस्टोमाटा जिसको बोलते हैं, एस्टोमाटा दिन में खुलते और रात में बंद हो जाते हैं। एस्टोमाटा के द्वारा ही पौधे में पास्पोसर्जन की क्रिया होती है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम, रंध्र के खुलने और के लिए आवश्यक पोटेशियम आयन, और कोशिका भित्ति की संरचना पौधा में और एमिनो अम्ल में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होगा। कौन होगा? 1 और 2, यानी कोशिका और एमिनो अम्ल, कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले जान लो कि विटामिन ए मिलता किसमें है। तो एक नया में आया है, जीएम क्रॉप्स है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके बाद पपीता हो गया, पका आम हो गया, सब्जी हो गया, मांस, दूध, अंडा हो गया, सब विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अब देखो इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये चलो, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात में दिखाई देना बंद। एक और इससे रोग होता है, ये होता है जेरोफ्थैल्मिया। इसका हिंदी होता है आंख का सूख जाना। यह भी विटामिन ए के कमी से ही होता है। जेरोफ्थैल्मिया, सूक्षा भी से कुछ नाम है इसका हिंदी में। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया आंख का सूख जाना। अगर आंख सूख गया, जेरोफ्थैल्मिया हो गया, तो फिर आपको रोशनी नहीं आ सकती है। तो ये विटामिन ए के कमी से ये भी होता है। ठीक है, अब देखो, तो इसका आंसर हो गया ए। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। एक चीज और जान लो, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन बी का बायोलॉजिकल नाम थायमिन, थायमिन है। और ये बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया जो है ये आपको विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। एनीमिया में जो है
रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और जैसे ही हेमोग्लोबिन की कमी होगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है यह बैक्टीरियल डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये माइकोबैक्टीरियम टिटानी, ये आपको बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखो, वायरस होते हैं। अभी देखो वायरस बताए हैं कि यह एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्वतंत्र जीन। ठीक है, तब वायरस जो होता है यह अकोशिकीय होता है, न यह सजीव है न यह निर्जीव है, क्योंकि अभी बताया आपको यह सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होता है, दोनों को लिंक करता है। ठीक है, तो वायरस न सजीव है न निर्जीव है, ये दोनों के बीच के सजीव भी है और निर्जीव भी है, तो इसको अकोशिकीय ए सेलुलर कहते हैं। अब आइए इसका ये आंसर हो जाएगा बी। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर का मतलब हो गया वैसा जीव जिसका कोशिका, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसको ग्रुप में बांटिएगा तो प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हो गया वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, उसको हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव हमको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, एनेलिडा ग्रुप के जो भी हो गया, जोक हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव हो गए। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव किस ग्रुप में आएंगे? मेटाजोआ। मेटाजोआ ग्रुप में जब फाइलम पढ़िएगा तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बढ़ता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय और मेटाजोआ बहुकोशिकीय जीव। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं और मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव को रखा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र जीन है, इंडिपेंडेंट जीन। इंडिपेंडेंट जीन का मतलब होता है कि जैसे कोई जीन आ रहा है, जैसे आपने देखा टी और टी जो कैपिटल है, तो कैपिटल लेटर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग हो गया था। अलग लक्षण को जो शुरू में पूर्वज में मिला है वो लक्षण लेके अलग हो गया, उसको इंडिपेंडेंट जीन भी कहते हैं। तो यह आपका हो गया वायरस बने होते हैं, वायरस होते हैं और कोशिकीय एक सेलुलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार, काला अजार लिखा हुआ है, काला जार, ऐसे काला जार, काला जार के लिए ये उत्तरदायी है। तो इसका आपका आंसर होगा लिस्मानिया डोनावानी, ये काला जार के लिए उत्तरदायी है। और इसी को सैंड फ्लाई भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी। ठीक है, ये इसी के काटने से काला जार होता है, बुखार उखार लगेगा और शरीर काला पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा काला जार। अब देखो, और इसमें ट्राइपनोसोमा गैम्बियस, ट्राइपनोसोमा गैम्बियस जो है, इससे आपको कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग होता है। इसमें आपको खाली नींद लेगा और ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है? ये ट्राइपनोसोमा गैम्बिस, ये सीसी मक्खी में होता है। प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, यह है मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। और बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई, ये होता है फाइलेरिया के लिए। एक क्यूलेक्स मच्छर से भी काटने से फाइलेरिया होता है। ठीक है, और इससे भी ये निमेटोडा ग्रुप का है और ये आपको निमेटोड है, इसे भी आपको फाइलेरिया होता है, जिसको आप हाथी पांव बोलते हैं,
बुचेरिया बोनेक्रॉफ्टी होता है, ये निमेटोड है और उससे भी होता है, और क्यूलेक्स मच्छर काटने से भी फलेरिया होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कालाजार के लिए है? लिस्मानिया डोनोवानी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग होता है? कीमोथेरेपी एक दवा होता है जो चढ़ाया जाता है कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है जिनको कैंसर है। कैंसर का मतलब होता है शरीर में कुछ सेल जो है ये अनियंत्रित रूप से डेवलप होने लगता है, अनियंत्रित रूप से ये बढ़ने लगेगा ये सेल, और वो सेल जनरेट होने लगेगा जिससे हमको क्या होता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस अभी बताया, टीबी ये बैक्टीरियल डिजीज है, और हेपेटाइटिस ए या लीवर से संबंधित है, जॉन्डिस एक प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस में हेपेटाइटिस ए होगा या हेपेटाइटिस बी होगा, तो उसमें लीवर जो है ज्यादा स्वेल कर जाता है, थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, और ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। अर्थराइटिस, जोड़ में ये दर्द होता है, ये अर्थराइटिस जो है आप देखिएगा जोड़ जहां पर है वहां पर कार्टिलेज होता है। इस तरह से मान लो हड्डी जुटा हुआ है ऊपर नीचे, ये भी हड्डी है, तो एक कार्टिलेज जो है घिस जाता है जिसके चलते चलने में दिक्कत होता है, काफी घुटना में, जांग में, और ये दर्द करता है, ये अर्थराइटिस उसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, ये इसका आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड। अब देखो गलसुआ जिसको गलफुल्ली बोले, मम्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं मम्स यानी गलसुआ। अब देखिएगा ये खासकर जब जाड़ा से गर्मी आता है तो यहां पर जो है पैरोटिड ग्लैंड में वायरस का इंफेक्शन हो जाता है। जैसे वायरस का इंफेक्शन होगा तो ये सब फूल जाएगा, दर्द करने लगता है, इधर भी होता है इधर भी होता है। ठीक है, ये 3 गो ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड जो होता है लार ग्रंथि, उसमें पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है यह होता है सबसे छोटा, और ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड इसका एक और नाम है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यह होता है इन बिटवीन। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन बिटवीन, यानी पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है यह इससे छोटा होता है और इससे बड़ा होता है। ठीक है, ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सबसे मिलेगा पैरोटिड ग्लैंड, फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फिर सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सांप में पैरोटिड ग्लैंड जो है पॉइजनस ग्लैंड में यानी जहरीला ग्लैंड में चेंज हो जाता है। सांप में पैरोटिड ग्लैंड किस में चेंज हो जाता है? जहरीला ग्रंथि में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क के द्वारा, लेकिन ये टीका वैक्सीन है और ओरल जो है ड्रॉप दिया जाता है, ओरल ड्रॉप, यह खोज किए हैं साबीन के द्वारा किया गया है। एक वैज्ञानिक है, ओरल ड्रॉप जो मुंह में दिया जाता है जिसका नाम है 2 बूंद जिंदगी। ठीक है, उसका खोज किए हैं साबीन, और पोलियो टीका मतलब वैक्सीन का खोज किए जोनास साल्क, और ओरल ड्रॉप का खोज किए हैं साबीन के द्वारा किया गया। अब भारत में 2 बूंद जिंदगी कार्यक्रम का शुरुआत 1995 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक है, अभी भी चल रहा है। अब आइए मैडम क्यूरी किसका खोज किए हैं? ये किए हैं रेडियम का खोज किए हैं। ठीक है, मैडम क्यूरी किसका खोज किए हैं? रेडियम का,
लुईस पास्चर किसका खोज किए हैं? लुईस पास्चर जो है ये आपको रेबीज का टीका तथा दूध में पाश्चुराइजेशन, दूध में किसका खोज किए हैं? दूध में पाश्चुराइजेशन का और रेबीज का टीका का। क्लियर? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क, पोलियो ओरल का टीका साबिन, मैडम क्यूरी रेडियम का खोज, लुईस पास्चर रेबीज का टीका और दूध में पाश्चुराइजेशन। अब आप देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कौन? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किए हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक का खोज किए हैं, जिसको हम लोग अपना भाषा में एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये फंगस से, कवक से खोज किए तो वो लिख देते हैं पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी फंगस से इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पेनिसिलिन जो है ये किससे बनता है? तो कवक से बनता है। कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? यह आंसर है टिक्सोबैक्टीन। और ये टिक्सोबैक्टीन जो है ये आपको बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाम है टिक्सोबैक्सीन। और इसी जीवाणु से ये आपको मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग किया गया, जो खोजी जो नवीनतम एंटीबायोटिक कौन जिसके दवाओं से बढ़ती प्रतिरोधक से लड़ने में मदद मिलता है यानी पौधे को, तो ये बैक्टीरिया से खोजा गया। ठीक है। डालवैक्सीन, ये डालवैक्सीन जो है ये स्किन के लिए एंटीबायोटिक है। ये इंजेक्शन है किसके लिए? स्किन प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर लोग देते हैं। ठीक है। और उसके बाद है सिफेपाइन, यह भी बैक्टीरियल इंजेक्शन है। और डोपोमाइसिन यह भी इंजेक्शन है, यह एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इंजेक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टिक्सोबैक्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलिजा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के में किया जाता है। तो किसके लिए? तो ये एचआईवी का मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एचआईवी ये आपको निदान के लिए सिंड्रोम एक्वायर किसके निदान के लिए किया जाता है? इलिजा टेस्ट। तो एचआईवी के लिए यानी एड्स के लिए। ठीक है। एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस जो है ये डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी है, इसी को नष्ट कर देता। तो जैसे ही उसको नष्ट करेगा तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा तो अगर बुखार है तो मरिएगा बुखार से, या पेट खराब है, डिहाइड्रेशन है तो मरिएगा उसी से। इसी को हम लोग एड्स बोलते हैं। और एड्स की उत्पत्ति जो है दक्षिण अफ्रीका से हुई है। इलिजा टेस्ट के साथ एक और एचआईवी का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रीपा टेस्ट, RIPA, रीपा टेस्ट लिख लो। एक और होता है रीपा टेस्ट। अब देखो जोस्टर वायरस जो है ये चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स यानी यह भी एक एथी है, चिकन पॉक्स ही है।
ठीक है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता है। डेंगू वायरस से डेंगू रोग होता है, एडिस मच्छर के काटने से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस यह वायरल रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है वायरल डिजीज है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए? अब देखो, आपको उस दिन बताए थे लाइकेन जो है कवक और शैवाल के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? लाइकेन। और लाइकेन को बोलते हैं बायो इंडिकेटर यानी जैव सूचक, ठीक है। अब देखो चला, यहां पर जहां पर ये लाइकेन होगा, जिस एरिया में पॉल्यूशन अधिक होगा, प्रदूषण अधिक होगा, उस एरिया में लाइकेन नहीं होगा। तो देखो CO2 से भी प्रदूषण होता है, SO2 से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ये धूल नहीं है, ये धूल होगा, धूल कोई टर्म नहीं होता है। रेडियो आइसोटोप से इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखो, यह भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा, लेकिन यहां पर बेटर आंसर बी होगा। बेटर आंसर बी होने का कारण है कि इसका तो फोटोसिंथेसिस में पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन यह जो है इसका कहीं भी चेंज नहीं होता, रिसाइकलिंग नहीं होता है। अगर आप बीपीएससी दीजिएगा तब आप ई ऑप्शन लगाएंगे, 5वां ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन जब आप रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या बिहार दरोगा दे रहे हो, ठीक है, 4 ऑप्शन वाला कोई भी एग्जाम दे रहे तो अब आप SO2 और CO का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अगर मान लो ये CO2 नहीं रहे, यहां जो भी ऑप्शन रहे, पॉल्यूशन वाला कोई गैस नहीं रहे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? CO2 लगाएंगे, तब समझ गए। और बीपीएससी देंगे तब 5वां ऑप्शन लगाएंगे, और रेलवे एसएससी देंगे तब SO2 और CO वाला ऑप्शन देखेंगे। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि अब देखो चलो, जब हम सांस लेते हैं तो जैसे ही हम सांस लेंगे तो ये आपको ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में ब्रोंकस है, ब्रोंकस में ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल पर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पतली पतली रक्त की नलियां होती है, जहां पर क्या होता है? आरबीसी के साथ क्या होगा? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में, सॉरी, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, और ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न कोशिका में जाएगा, वहां पर यह ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करेगा, और ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करने के बाद CO2 बनेगा वगैरह वगैरह, एनर्जी हमको ATP के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। पुनः यह हेमोग्लोबिन CO2 से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में यह क्या होगा? शरीर के ब्लड के साथ आएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जैसे सांस छोड़ेंगे हेमोग्लोबिन से यह कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब शरीर में धूम्रपान करते हैं तो वहां तो CO2 है नहीं, CO2 रहता तब ना, सिगरेट जब पीते हैं तो CO2 तो बनता नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जब CO2 बनेगा तब ना यह हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके शरीर से बाहर निकलेगा, सांस छोड़ेंगे तब, तो वहां तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जैसे ही ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन तत्व की कमी होगी तो सांस वास लेने में कभी कभी क्या होता है? दिक्कत होने लगता है। तो धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इसी कारण से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्लियर? रक्त में केवल CO2 का बढ़ना नहीं होगा, ये बहुत सारे चीज बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, चौदह नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं है? अब देखो, ऊन की चटाई, चमड़े का बैग, जूट की टोकरी। तो आप देखो, ऊन की चटाई, ऊन तो सड़ जाता है, मिट्टी में डालो। डिग्रेडेबल का मतलब है सड़ जाना, निम्न, टूट जाना, खत्म हो जाना। चमड़े का बैग भी खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। आप देखिएगा पानी वानी में भीगेगा, चमड़ा सड़ने लगता है। जूट की टोकरी, जूट का टोकरी रहे, जूट का बोरा रहे, सब सड़ता है। चांदी का पत्थर, ये तो चांदी क्या है, मेटल है, तब मेटल कभी नष्ट नहीं होगा। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, चांदी का पत्थर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? अब देखो, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन जो है या O से यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रा रेडिएशन क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो O3 उत्पन्न होता है। यह O3 जो है अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो स्किन कैंसर वगैरह का रोग जो है आजकल हो रहा है तो कम होगा। तो देखो, O3 लेयर जो है ये टूट रहा है, जिसके चलते अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आ रही है और उससे बहुत सारे ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारे रेडिएशन हो रहे हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, स्किन संबंधित कैंसर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन, कार्बन, ये ओजोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, जल क्रांति वाटर लॉगिंग कहां होता है? चला, ये तो मिट्टी है, इसमें ज्यादा डिस्कस का कुछ बात नहीं है। किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? तो सबसे पहले क्ले, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल रोकने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जिसको क्ले मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और सबसे कम किसमें होगा, बालू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, इस सब में, इन बिटवीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जीव जंतुओं और उनके उत्पादों के व्यापारिक प्रयोग का अध्ययन क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जैव टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी आप देखो, पहले देखो जब सुधा नहीं था, आप इसको ऐसे समझो, सुधा नहीं था तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है उत्पादन, संग्रहण और वितरण। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी का मतलब होता है। बायो का मतलब जीव जंतुओं के। आप देखो, अब सभी गांव में सुधा का कलेक्शन सेंटर है, वहां पर दूध कलेक्ट होता है, डेयरी में आता है, डेयरी में पशुराइजेशन के बाद मार्केट में सप्लाई होता है। पहले गांव के लोगों को दाम नहीं उचित मिलता था, ठीक है, दूध को जैसे तैसे वो लोग बेच देते थे। अब गांव में भी दूध महंगा हो गया। आप देखो, पटना में भी अब दूध की कमी नहीं हो रही है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी। अब बरौनी डेयरी का आप यहाँ दूध खा रहे हो। अमूल जो कहा गुजरात में है, अमूल डेयरी का दूध पटना में मिलता है। तो ये जीव जंतुओं उत्पाद और उनके व्यापारिक प्रयोग का अध्ययन क्या होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ये कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अपने यहां तो सिर्फ जाड़ा में ही ये होता है, ये क्या बोलते हैं, टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन टमाटर तो हम लोग सालों भर खाते हैं। कर्नाटक में उपजता है, उसका उत्पादन हुआ, संग्रह हुआ, धीरे धीरे मार्केट में आया। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का ही योगदान है। तो इसका आंसर क्या हो गया, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीव का उपयोग। सजीव का मतलब जो जीव जंतु है उनके उत्पादों का जो प्रयोग हो रहा है उसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग जो है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता। बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, सीधे बैक्टीरिया का अध्ययन क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी। शरीर में रसायनों का अध्ययन, मानव शरीर रचना विज्ञान क्षेत्र में तकनीकी इंफ्यूजन, ये नहीं कुछ होता। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के मामले में मिट्टी से
सोखा गया नाइट्रेट, पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया ये नाइट्रेट। अब देखो, सबसे पहले पौधा जो है ये मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, तो ये पौधा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है राइजोबियम, दूसरा होता है एजेटोबैक्टर। ये सब बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, और नाइट्रेट जो है नाइट्रेट के रूप में ये पौधा लेते हैं, और यह पौधा जैसे नाइट्रेट के रूप में लेंगे तो वह नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी स्थिरीकरण। तो जहां भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन, स्थिरीकरण होगा, तो नाइट्रोजन को किस में चेंज करेगा? नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट के रूप में पौधे ले लेंगे, फिर वो नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। एक और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, धान के खेत में पाया जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। इसका हिंदी होगा नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, यह भी धान के खेतों में पाया जाता है। तो ये सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। तो इसका आंसर होगा, पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट क्या होता है? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी नाइट्रेट के रूप में लिया, अब वह नाइट्रोजन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूरिया में इसका सूत्र होता है NH2CONH2, और यूरिया का निर्माण कहां होता है? लीवर में। लीवर यानी यकृत में होता है हमारे शरीर में। और एमिनो एसिड में क्या होगा? 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन पचेगा भी तो ये फाइनली जो है एमिनो एसिड में टूटेगा। यानी अमीनो एसिड मिलेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखो अमोनिया है, तो यूरिन में जो स्मेल होता है, मूत्र में जो गंध होता है, वो अमोनिया के कारण होता है। इसलिए देखिएगा, जहां यूरिनेशन करते हैं वहां पर जाइएगा तो एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है, जो किसके कारण होता है? तो यूरिन में, मूत्र में विशेष प्रकार की गंध जो है अमोनिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किसके द्वारा होता है? तो ये O2 का अवशोषण और CO2 का निकास, सबसे पहले आप देखो 6CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित, ये क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज, और फिर बनेगा O2 6O2, और फिर बनेगा 6H2O। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधा में O2 का अवशोषण और CO2 का निकास। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है, निकलता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्प प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज का होना आवश्यक है। कौन कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों का होना आवश्यक है। इन चारों में से कोई एक अब्सेंट हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो अब्सेंट कौन होता है? सूर्य का प्रकाश। जाड़े के दिनों में या बरसात के दिनों में आप देखिएगा, जब सूर्य धूप नहीं निकलता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता है, तब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपघटन होता है, जिससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलेगा।
यानी जल टूटेगा। पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो जल से, और जल के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्राथमिक उत्पाद ऑक्सीजन है और अंतिम उत्पाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। श्वसन देखो, श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और CO2 शरीर से बाहर निकलता है, श्वसन हो गया। बाष्पोत्सर्जन, तो बाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पौधे के सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होता है, यानी पत्तियों में क्या पाया जाता है, ये स्टोमाटा, इसको बोलते हैं स्टोमाटा यानी रंध्र, और इसी के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। स्टोमाटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ठीक है, रात में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। रात में जो क्रिया होती है उसको हम गटेशन कहते हैं, बूंद बूंद पानी टपकता है। रात्रि में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, गटेशन। गटेशन यानी बिंदु स्राव। और बाष्पोत्सर्जन की दर को किसको नापते हैं, पोटोमीटर से मापा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। अब देखो क्रेब्स चक्र में दो जगह होता है, ये पहले कोशिकीय श्वसन जो होता है, ये सेलुलर रेस्पायरेशन दो जगह होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो कोशिका द्रव में जो शोषण की क्रिया होती है ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के होता है, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण होता है। यहां पर ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पाइरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस में किसका निर्माण होगा, पाइरुविक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, और यहां पर साइटोप्लाज्म में 4 ATP बनता है, जिसमें 2 ATP खर्च हो गया, सेल से लिया था लौटा दिया, बचा 2 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया में जो शोषण की क्रिया होती है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और यहां पर ग्लूकोज का अणु जब टूटेगा तब फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ क्रेब्स चक्र लिखा हुआ, तो फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। अब पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 2 ATP इधर और 36 ATP इधर, तब पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP का निर्माण होता है। यही आप पढ़ते हो कि एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP का निर्माण होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो शोषण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। तो क्रेब्स साइकिल में ये क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण फ्यूमेरिक एसिड का होता है, पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। ग्लूकोज और ATP जब ये टूटेगा तो ATP के फॉर्म में इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लैक्टिक अम्ल। ये छोटे जीवों में होता है। छोटे जीवों में जब ये श्वसन की क्रिया होती है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, जिससे देखिएगा क्या होता है, दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। तो ग्लूकोज जब कमी होगी तो ये श्वसन में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, यानी
नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया ही कहते हैं। और यह ब्लू ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण करता है। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण करेगा तो यह क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन छोड़ेगा। अब देखो जीवाणु अभी बताए, ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है। हरा शैवाल, जितना भी शैवाल होता है हरा होता है, सब में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। शैवाल में भोजन जो है स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होता है। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा ग्रुप का है। ये इस समूह के पौधे में प्लांट ग्रुप है। इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती नहीं होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं होता है। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधे को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप यानी पादप समूह का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप पादप समूह का उभयचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मॉस हो गया, लीवरवर्ट हो गया, रिक्सिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेगनम हो गया, सब ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण। अब देखो सबसे पहले समझो कि बीजों के अंकुरन का मतलब क्या होता है, फिर संरक्षण पर आते हैं। तो बीजों का जो है सुषुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था यानी निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहते हैं। और बीजों के अंकुरन के लिए जल, ताप और वायु, ये तीनों की आवश्यकता होती है। ये तीनों की आवश्यकता होती है, तब जल का बीज का अंकुरन हो जाएगा। आप देखो कि जाड़े के दिनों में अंगूर थी मूंग में और चना में अंकुरन कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन गर्मी में काफी फास्ट होता है। और बीजों के अंकुरन के लिए सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी, सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीनों चीज आवश्यक होता। अब देखो बीजों का संरक्षण संरक्षण, तब बीज का जब संरक्षण करेंगे, बीज को जब रखेंगे तो ठंडी और आर्द्र, आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी, हवा लगेगा तो बीज खराब हो जाएगा। गर्म और शुष्क, जैसे गर्म हो गया तो भी खराब होगा। ठंडी और शुष्क यानी मौसम ठंड है और ये शुष्क है, वहां ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इसमें आपको क्या होगा, ये बीज अच्छा संरक्षण होगा, अच्छा ढंग से उसको रखेंगे, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझो कि पॉलिनेशन परागण क्या होता है। अब देखो चला, थोड़ा सा मैं फिगर बना रहा हूं, पेशेंस रखिएगा। यह है आपको एंथर, एंथर यानी पराग कोश, ठीक है। और इसमें जो है पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण है, ठीक है। और इधर आप आ जाओ फीमेल फ्लावर का, तो यह है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, यह है स्टाइल यानी वर्तिका, यह है ओवरी यानी अंडाशय, और यह है ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड, ठीक है। अब देखो एंथर से पोलन ग्रेन्स परागकण फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सिर्फ पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। पहुंचा तो पॉलिनेशन, और जैसे पहुंचा उसके बाद फर्टिलाइजेशन शुरू।
सिर्फ पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहेंगे। और पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई वेक्टर के, कोई कारक की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब पौधा में मेल और फीमेल दोनों होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कब होगा? अलग अलग फूल होंगे, जैसे पपीता में देखो मेल फूल वाला पपीता अलग, फीमेल वाला अलग। ताड़ में देखो अलग अलग, खजूर में अलग अलग, या कद्दू करेला में देखिएगा बहुत सारे फूल होते हैं लेकिन सभी फूल में फल नहीं लगता है। क्यों? मेल फूल जो होगा उसमें फल नहीं लगता है, फीमेल फ्लावर में ही फल लगता है, तो वहां भी पॉलिनेशन क्रॉस होगा। तो पोलन ग्रेन्स को जाने के लिए बहुत सारे वेक्टर की आवश्यकता होती है। हवा के माध्यम से जाएगा, जल के माध्यम से जाएगा, कीट के माध्यम से जाएगा, पक्षी के माध्यम से जाएगा, चमगादड़ के माध्यम से जाएगा, और ये आपको मोलस्का के भी माध्यम से जाएगा। तो हवा के परागन पॉलिनेशन को कहते हैं। हवा के परागन, हवा के नहीं होगा, हवा के द्वारा होगा। हवा के द्वारा, यहां द्वारा लगा देंगे, हवा के द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली। हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, और हाइड्रोफिली जो होता है यह होता है जल परागन, यानी जल के द्वारा परागन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। और हवा के द्वारा परागन की क्रिया को कहते हैं एनिमोफिली। हार्वोफिली और ये आपको पोलिनोफिली कुछ नहीं होता, यह दोनों आपको कुछ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है इंडोस्पर्म, भ्रूण कोश होता है। ठीक है, किस किस में हम इंडोस्पर्म खाते हैं? तो चावल में, चावल लिखो या धान लिखो, धान में, गेहूं में, मक्का में, ज्वार में, बाजरा में, जौ, जई, ये सभी में हम लोग क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म खाते हैं, यानी भ्रूण कोश खाते हैं। ठीक है, मध्य फल भित्ति हम लोग किस में खाते हैं? आम में, पपीता में। ठीक है, और बाकी अंत फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ये तो बहुत अलग अलग खाते हैं, आप इसको ऐसे समझ लो। अब देखो एक आम का फिगर मैं बनाता हूं, इस कंसेप्ट को याद रखना, और इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मान लो आम है, ठीक है, यह है आम का जो छिलका है मीसोकार्प, बाह्य फल भित्ति। जो हम लोग खाते हैं यह है यह हो गया आपको इपिकार्प, बाह्य फल भित्ति, मीसोकार्प मध्य फल भित्ति, और यह है इंडोकार्प, इंडोकार्प अंतःफल भित्ति, और इसी के अंदर में सीड है, सीड यानी बीज, और ये तीनों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पेरिकार्प यानी फल भित्ति, पेरिकार्प फल भित्ति। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को याद रखना, किसमें आप क्या खाते हो। जैसे आपसे पूछेगा कि करेला में क्या खाइएगा, तो पेरिकार्प फल भित्ति और बीज दोनों खाएंगे, क्योंकि छिलका छिलिएगा नहीं। परवल में पेरिकार्प ये, लेकिन कद्दू में कहेगा तो क्या खाएंगे? लौकी जिसको बोलते हैं मीसोकार्प, इंडोकार्प और सीड खाएंगे। ठीक है, जामुन में कहेगा तो क्या खाइएगा? इपिकार्प और मीसोकार्प खाइएगा, यानी बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। जामुन में, बेर में सब खाइएगा। लेकिन पपीता में कहेगा तो अब आप क्या खाएंगे? मध्य फल भित्ति खाएंगे। तरबूज में कहेगा तो मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति खाइएगा। ये हटा देते हैं, बीज भी हटा देते हैं। तो जिसमें जो खाते हैं इस कंसेप्ट याद रखिए,
और जिसमें जो खाते हैं वो इस पर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली क्या है? जड़ है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। और जड़ का एग्जाम्पल क्या हो गया? ये आपको हो गया मूली के बाद गाजर, गाजर के बाद शलजम, उसके बाद चुकंदर और शकरकंद, शकरकंद जिसको आप स्वीट पोटैटो बोलते हो, ठीक है। गट्टा, ये बल्ब जो है प्याज का एग्जाम्पल है, प्याज। और ये ट्यूबर कंद जो है ये तना है, ये आलू हो गया, आलू ट्यूबर कंद। अब फल में तो आप जानते हो जिसका भी विकास ओवरी से होगा यानी अंडाशय से होगा वो सब फल है। आप जिस रूप में खाओ, सब्जी के रूप में खाओ या फल के रूप में खाओ, तो जिसका भी विकास ओवरी से होगा सब क्या है? फल है। क्लियर? तो मूली किसका एग्जाम्पल है? जड़ का। और जड़ में भी कौन सा है? फ्यूजीफॉर्म यानी शंकु रूप, फ्यूजी फॉर्म यानी तर्कु रूप, कहीं कहीं तुर्क रूप लिखा रहता है, तो ये है, ये उसका एग्जाम्पल है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है यानी मूसला जड़ का ये रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या? आप देखो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन, ये डीएनए में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और डीएनए में एडेनिन से डबल बॉन्ड थायमिन जुटेगा और साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन जुटेगा। थायमिन से एडेनिन जुटे या गुआनिन से साइटोसिन जुटे, जो भी जुटेगा, तो एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जुटे। लेकिन आरएनए में जो होता है ये नाइट्रोजीनस बेस जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। आरएनए में क्या हो जाएगा? ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल बेस होता है। तो ये देखो ये तीन तक कॉमन हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये तीनों कॉमन हो गए। अंतर क्या होगा? यूरासिल। तो डीएनए में थायमिन है, आरएनए में क्या है? यूरासिल। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरासिल होता है। तो आरएनए में क्या जुटेगा? ए डबल बॉन्ड यू यानी एडेनिन से यूरासिल जुटेगा और साइटोसिन से तो ऑलरेडी गुआनिन जुटेगा ही। ये नाइट्रोजीनस बेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल, हार्मोन, विटामिन। तो एक कैरोटीनॉइड यानी एक्चुअल में प्लास्टिड में जो होता है क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट यानी बर्नी लवक, इनके कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होगा लाइकोपीन। गाजर का जो रंग होता है, गाजर का होता है, यह होता है कैरोटीन। चुकंदर, यह होता है विटामिन। और पपीता, पपीता पकने के बाद जो पीला रंग होता है वो होता है कैरिक जेंथिन। कैरिक जेंथिन के कारण ये पपीता का रंग होता था। इसको याद रखिएगा, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये आप तीनों जानते हो, विटामिन ये सब, तो कैरोटीनॉइड यहां आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये आपको पौधा में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। बाकी ये तीनों जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट, यानी पौधे का रसोई घर कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट पौधे का रसोई घर कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह जो है पौधे को अंदर से सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, कोशिका का ऊर्जागृह कहेंगे। और राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। ये राइबोसोम का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन का कारखाना कहेंगे राइबोसोम को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक सबसे अधिक, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया रक्त, हड्डी, उपास्थि जिसको आप कार्टिलेज कहते हो, जो नाक और ये कान का पिन्ना बना होता है, उपास्थि। ठीक है, तो रक्त, हड्डी, ये सब हो गया संयोजी ऊतक। उपकला इपिथेलियम टिश्यू, ये शरीर का बाहरी भीतरी आवरण जो है इपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, ऑर्गन भी इपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, जितना शरीर में मस्कुलर से मांसपेशियां है सब मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। बहुत सारे ये मस्कुलर टिश्यू है, ये जो है ये मस्कुलर टिश्यू वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक होता है। तो अनैच्छिक कहां कहां होगा? आंख के पलक में, पुतली में, आप चाह के भी नहीं रोक सकते हो। ठीक है, और ऐच्छिक कहां होगा? हमारे गर्दन में, हाथ में, मन करेगा गर्दन घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे। तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक। एक मांसपेशी इसमें होता है मस्कुलर में, कार्डिक मांसपेशी, वह भी अनैच्छिक होता है, हृदय में पाया जाता है, जो जीवन भर गति करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग रेस्ट आराम नहीं करता है, तो हृदय जो है कभी आराम नहीं करता है। जिस दिन आराम कर लेगा व्यक्ति सदा के लिए आराम कर लेगा। ठीक है, और नर्वस टिश्यू तो आप जानते हो नर्व में पाया जाता है, जो संवेदना को लाने और ले जाने का काम करता है। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल होता है, नर्व सेल में न्यूरॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर इनामेल का बना होता है। देखो, ये इस तरह से हम लोग का दांत का स्ट्रक्चर है, इसको जरा समझिएगा। जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा ही नीचे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन, शिखर मतलब क्राउन, ताज। और ये होता है इनामेल, और ये अंदर वाला होता है डेंटाइन। तो दांत दो परत का बना होता है। इसके बाहरी परत को इनामेल कहते हैं और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? डेंटाइन कहते हैं। अब देखो, जब ये कहता है कि दांत का शिखर बना होता है, शिखर मतलब ये बाहरी भाग या ऊपरी क्राउन, ताज, तो ये बाहरी भाग जब इनामेल का बना होता है तो क्राउन भी ऑलरेडी क्या बना होगा? इनामेल का बना होता है। ठीक है, दांत जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। मनुष्य का दांत जो होता है, मनुष्य के दांत को बोलते हैं, मसूड़ा में धंसा होता है, इसको बोलते हैं थीकोडोंट।
पिछले क्लास में भी हम इसका चर्चा किए थे। हमारे शरीर में सबसे कड़ा और मजबूत भाग क्या होता है? इनामेल होता है, जो दांत का ऊपरी परत होता है, ठीक है। और इसमें पतला सा कैविटी होता है जिसमें पल्प भरा होता है, मांसल पार्ट लिक्विड भरा होता है। तो आपसे पूछेगा कभी कभी डेंटाइन कहां पाया जाता है, तो इनामेल का पार्ट। कार्टिलेज, कार्टिलेज डेंटाइन भी आ गया यहाँ पर। कार्टिलेज जो है, उपास्थि जो है, ये लचीला होता है, जैसे कान का पिन्ना, नाक का ऊपरी आवरण, ये कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। काइटिन जो है, ये कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, या जितना भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जीव हैं उस सभी का बाहरी आवरण जो है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। सभी का बाहरी आवरण किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहेंगे कॉमनसेलिज्म। उसको कहेंगे कॉमनसेलिज्म। हिंदी होता है संभवतः, हिंदी हमको याद नहीं रहा, तो सहभोजित, सहोपकारिता या कुछ होता है, सहजीविता, सहभोजिता हिंदी एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखो एक मछली होता है शार्क और दूसरा होता है रीमोरा। ये शार्क जो मान लो कि ये शार्क मछली है, आपका शार्क मछली है, ये छोटी मछली है, यह है आपको रीमोरा। शार्क बड़ी मछली है, शिकार करेगी, ठीक है। ये छोटी मछली जो है सकर्स, हुक्स होता है, इसे अपने बॉडी को शार्क में फंसा देगा, ठीक है, शार्क में फंसा दिया। शार्क जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर ये भी मछली घूमेगी, ठीक है। बड़ी मछली है, शिकार करेगी, और पानी में जब शिकार करेगी, भोजन पकड़ के खाएगी, तो कुछ भोजन के टुकड़े टूट टूट के पानी में गिरते रहेंगे। तो जैसे पानी में गिरेगा तो छोटी मछली खा लेगी। तो इसको क्या हुआ, छोटी मछली को भोजन मिल गया, अब बड़ी मछली को तो कोई लाभ नहीं हुआ, ना हानि हुआ, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ, लाभ लाभ हुआ, भोजन मिल गया। तो इसको बोलते हैं कॉमनसेलिज्म, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको कॉमनसेलिज्म को। जैसे देखिएगा विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है। यहां पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। आप देखो यहां पर सूर्य एकदम सीध में चमकता है, और जितना गर्मी पड़ती है उतना ही बारिश होता है। काफी गर्मी पड़ेगी, काफी बारिश होगा। तो जब बारिश होगा तो यहाँ के विषुवत रेखा के आसपास जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उसको विषुवत रेखीय वन कहेंगे। और विषुवत रेखीय वन के जो जंगल होते हैं काफी घने और बड़े बड़े होते हैं, खूब बड़ा बड़ा पौधा होगा। तो जब पौधा बड़ा होगा तो छोटे पौधा को तो सूर्य का प्रकाश नीचे आएगा नहीं, तो छोटा पौधा कैसे सरवाइव करेगा? तो ये बड़ा पौधा के डाली पर ही छोटा पौधा ग्रो कर जाता है, ठीक है। और जब डाली पर ग्रो करेगा तो इसको सूर्य का रोशनी मिल गया। इसके जड़ में एक उत्तक होता है, वेलामेन टिश्यू, यानी वेलामेन उत्तक। अब देखो ये जो छोटा पौधा है बड़ा पौधा से कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ रहने के लिए जगह लेता है। जैसे पटना में या कहीं आप स्टूडेंट हो, पढ़ने जाते हो, तो मकान मालिक से सिर्फ रहने के लिए जगह लेते हो, उसका आप रेंट देते हो। लेकिन ये पौधा तो रेंट देगा नहीं, ठीक है। आप बाकी सब काम अपने करते हो। तो यह भी छोटा पौधा बड़ा पौधा के डाली पर ग्रो करेगा, रहने के लिए जगह लेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं लेगा, अपना वो काम सब करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में जल की आवश्यकता होती है। तो इसके जड़ में जो वेलामेन टिश्यू होता है, तो इस टिश्यू के द्वारा पौधा वायुमंडल से नमी अवशोषित करता है। तो देखो तो छोटा इसका एग्जाम्पल हो गया ऑर्किड। ऑर्किड ये एपिफाइटिक रूट का भी एग्जाम्पल है, और यहां भी आता है। तो अब देखो कि छोटा पौधा को क्या मिल गया, तो रहने के लिए जगह मिल गया, जिसके चलते उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। लेकिन बड़ा पौधा तो कोई न लाभ हुआ न हानि हुआ, वो तो रह रहा है उसके पास।
तो कोई लाभ और हानि नहीं हुआ, तो इस संबंध को क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म। सिम्बायोसिस में क्या होता है, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होगा। जैसे आप देखो पिछले क्लास में भी बताए थे, शैवाल और कवक, लाइकेन, इसमें दोनों को लाभ होता है, कवक को भी शैवाल को भी। उसके बाद भैंस अबलिक गाय, और इस पर बैठेगा बगुला अबलिक कौआ। आप देखो कि भैंस और गाय के शरीर में किलनी होती है जिसको जू बोलते हैं, और बगुला और कौआ उसके शरीर में बैठ के खाते रहता। तब बगुला और कौआ को क्या मिल गया, भोजन, और ये दोनों को बेचारी को कष्ट से छुटकारा, यानी वो किलनी जो है उसके रक्त को चूस रही है, तो कष्ट से छुटकारा मिला। तो ये हो गया सिम्बायोसिस, बोथ आर बेनिफिटेड, यानी दोनों को लाभ होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि। इसमें ऑलरेडी दूसरे जीव को हानि ही होगा, लाभ नहीं हो सकता है। जैसे ये आप देखो मनुष्य और फीता कृमि, कृमि या जू भी कह सकते हो, या जोंक, लाइस, हाँ जू लाइस हो गया, बग खटमल। तब मनुष्य के शरीर में ये रहेगा सब, जोंक भी सट जाता है, ब्लड चूसता है। तो इन लोगों को क्या हो गया, भोजन मिल गया। अब मनुष्य को क्या हुआ, घाटा हो गया। ठीक है, तब पैरासिटिज्म में क्या होता है, परजीविता में ये आपको एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि। तो ये हो गया पैरासिटिज्म। प्रीडेस्टन का मतलब होता है, प्रीडिटेशन का मतलब होता है कि मार कर खा लेना। कोई शिकार है, शिकारी को मार के खा लिया, उसको प्रीडेटेशन कहते हैं। ये इंग्लिश का शब्द है। चलिए आइए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या परिवर्तित होगा भाई, अभी बताया अगला क्वेश्चन में कि ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस में टूटेगा, तो सुक्रोज जो है यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये मिलने के बाद सुक्रोज बनता। यह दोनों मोनोसेक्राइड है, और यह क्या हुआ, डाई का मतलब दो, ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो तो अगला क्वेश्चन, एटीपी संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। एटीपी संश्लेषण का मतलब निर्माण होना। ठीक है, सबसे पहले जानो एटीपी संश्लेषण, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है, यानी ऊर्जा का सिक्का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो जब एटीपी का निर्माण होगा उस क्रिया को क्या कहेंगे, उष्माशोषी, यानी इंडरगोनिक, इंडरगोनिक कहेंगे। ठीक है, एक्सर्गोनिक का मतलब यहां ऊर्जा का बाहर निकलना होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः कोई काम हो जाते, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एटीपी के संश्लेषण की क्रिया को कहेंगे ऊर्जा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले लाइनिंग को देखो, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। ठीक है, यहीं से हमारी क्या होती है, आवाज निकलती है। ये सभी जीवों में होता है। ठीक है, ये हम लोगों में होता है, लैरिंक्स से आवाज निकलती है। अब एक क्वेश्चन कहता है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बढ़ाने में जिम्मेदार होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स ऑफ एप्पल, एडम का सेब।
आप देखो यहां पर होता है, ऊपर नीचा होता है। ये आवाज बढ़ेगा घटेगा, और जैसे लड़का जवान होगा मैच्योर होगा तो इसका विकास हो जाएगा। तो जैसे मैच्योर हो देखिएगा आवाज मोटी और ज्यादा लाउड हो जाएगा। तो एडम्स एप्पल लैरिंक्स को यहीं से हमारी आवाज निकलती है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, और ये सीक्रेट होता है, इसका निर्माण टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन का। और इससे जो है ये जब सिक्रीशन होगा, यंग में होता है 12 से 14 साल में सिक्रीशन होता है, तो दाढ़ी मूछ आना, शरीर पर बाल का विकास होगा और शरीर में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का विकास करता है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स ऑर्गन। फेरिंग्स, ये ग्रसनी, इसका हिंदी तो हमको पता नहीं है। फेरिंग्स जो है चिड़िया में जो आवाज होती है वो फेरिंग्स के द्वारा निकलता है। चिड़िया की जो चहचहाट होती है वो फेरिंग्स के द्वारा, हम लोग में या स्तनधारी में लैरिंग्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम्स का सेब। अगर सीधे पूछेगा कि मनुष्य में आवाज कहां से निकलता है तब लैरिंग्स होगा। यह क्वेश्चन कर रहा है आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तब एडम्स सेब, एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, सोडियम। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र आप लिखेंगे H2CO3, इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है सोडियम के उपस्थिति के कारण। और देखो ये कैल्शियम का क्या काम है, तो यह जो है रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। कैल्शियम रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है, यह बताए थे। ये पॉजिटिव नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो यह होगा ये पॉजिटिव। बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, यह क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। और यहां से एक हार्मोन सिक्रित होता है एड्रेनलिन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और वही जब सिक्रिट होगा तो जब डर जाइएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। या खुशी होगा तो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। थाइमस ग्लैंड जो है ये यहां पर पाया जाता है, बुढ़ापा में यह नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा में नष्ट हो जाता है। यानी जैसे यह ग्लैंड नष्ट हुआ बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। यानी आप ऐसे समझो कि बुढ़ापा के लिए कौन सा ग्रंथि जिम्मेवार है, तो थाइमस ग्लैंड जिम्मेवार है। थायराइड ग्लैंड यहां गर्दन में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग होता है। कार्पस लुटियम, ये ओवरी में कार्पस लुटियम पाया जाता है, जहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। यह फीमेल हार्मोन है, ठीक है। यह बच्चा के जन्म में सहायक होता है तथा फीमेल में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके लिए यह जिम्मेवार होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षण का, जैसे मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि का विकास होना, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का विकास होना, शरीर के अन्य जगहों में बालों का विकास होना। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है जो ओवरी के कार्पस लुटियम से स्रावित होता है। क्लियर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो मानव रक्त में देखो क्या क्या पाया जाता है, ये ब्लड को दो भाग में डिवाइड कर दो। एक हो गया ब्लड प्लाज्मा, आप खुद आंसर कर लोगे, और दूसरा हो जाएगा ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स में क्या हो जाएगा, एग्जांपल
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इसका हिंदी होगा रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। ब्लड कार्पसल्स का मतलब होता है रक्त कण। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कणिका। डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत बंध कणिका। आइए ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब रक्त बिंबाणु और रक्त पट्टिकाणु। अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। आरबीसी है, आरबीसी भी है। प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स भी है। तो क्या नहीं पाया जाएगा? डीएनए। ब्लड में कौन सा घटक नहीं होगा? तो डीएनए नहीं होगा। और डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मीसर। एक साल 64वीं या 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछा था कि डीएनए का खोज किसने किया है? लड़कों ने लगाया था, वहां ऑप्शन नहीं था, इसका नाम ही नहीं था फ्रेडरिक मीसर का। लड़कों लोगों ने सब वाटसन और क्रिक लगाया था, जो गलत है। वाटसन और क्रिक डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 ईस्वी में किए हैं और इसके लिए उनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये फ्रेडरिक मीसर डीएनए आरएनए का खोज 1869 या 70 या 1860 के करीब किए हैं। तो डीएनए और आरएनए का खोज दोनों में फ्रेडरिक मीसर ही होगा। तो 64वीं या 63वीं बीपीएससी का सवाल है, वहां पर 5वां ऑप्शन लगेगा, ई नंबर लगेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्या कहते हैं? मात्रा कम हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया, यानी ग्लूकोज की कमी हो गई। नॉर्मल व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा कितना होना चाहिए खाली पेट में? 70 से 110, और भोजन करने के बाद 110 से 140। अब देखो, अगर जिनको डायबिटीज, नॉर्मल में अगर आप खाली पेट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते हो तो इस बीच में रेंज रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये हाइपो है, तो वो हो जाएगा क्या? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो हाइपर ग्लाइसेमिया को क्या कहेंगे? डायबिटीज यानी मधुमेह या चिनिया रोग, मधुमेह या चिनिया रोग कहेंगे। हाइपर ग्लाइसेमिया को मधुमेह या चिनिया रोग कहेंगे। और हाइपो को इसमें 70 से नीचे आ जाएगा तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें भी लोग मरेंगे और इसमें भी लोग मरेंगे। ठीक है, तो खाली पेट में 70 से 110 रहना चाहिए रेंज, और भोजन करने के बाद 110 से 140। ठीक है, तो जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। अब बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ठीक है, यहां मधुमेह दिया हुआ है डायबिटीज, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा। यहां कह रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, और डायबिटीज में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअल डिजीज है, मादा क्यूलेस एनोफिलीज मच्छर से होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? संडल। ये संडल संधि होने से ये फ्री होता है, समझ गए? और ये पाइवोटल ज्वाइंट जो होता है, ये वर्टिब्रेट का कशेरुक जो भी जंतु होते हैं रीढ़ वाले, उनका ये गर्दन जो हेड जुड़ा होता है पाइवोटल ज्वाइंट से, ये गर्दन
गर्दन से सिर जुड़ा होता है। गार्डलिंग ज्वाइंट नहीं, हिंग ज्वाइंट जो होता है ये कपाल अस्थि में होता है। कपाल अस्थि यानी सर में जो भी हड्डियां जुटी होती है वो किससे, हिंग ज्वाइंट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंडल संधि। अब आइए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। पहले आंसर बता देते हैं तब चला। देखो, श्वसन क्रिया का ये सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आएगा और इसमें आपको ब्रेन में क्या आएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा आएगा। ठीक है, लेकिन ये जब बीपीएससी आप देंगे तब ई नंबर आंसर लगेगा। क्यों ई नंबर लगेगा, उसका कारण है। कारण क्या है, तो इसमें सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक यानी ऑटोनोमिक नर्व में ये दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन की क्रिया को बढ़ाता है, ये घटाता है। तो जब बीपीएससी देंगे तो ई नंबर लगेगा, लेकिन जब आप एसएससी रेलवे और दरोगा देंगे तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें घटाने बढ़ाने का काम होता है। क्वेश्चन कर रहा है श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है, तो कंट्रोल होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका के द्वारा अगर बढ़ेगा घटेगा तब ये आंसर लगेगा। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये हम आपको अभी बता देते हैं आगे करके, यहां पर बता देते तब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखो, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में ये दो गो होता है, तीन गो हो गया। कौन कौन, एक होता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें क्या हो गया, ब्रेन मस्तिष्क, और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जगह का थोड़ा सा अभाव है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, इसमें भी दो गो पार्ट हो गया। एक होता है क्रैनियल नर्व, यह होता है 12 पेयर्स यानी कपाल तंत्रिका। ठीक है, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व यानी मेरु तंत्रिका। ठीक है, यह होता है 31 जोड़ा। यही आपको पूछता है स्पाइनल नर्व कितना होता है, तब पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये पीएनएस इसमें। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो ग्रुप हो गया, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्व, यानी अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, और दूसरा हो गया पैथेटिक यानी पारानुकंपी तंत्रिका। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग फंक्शन है। नर्वस सिस्टम है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हो गया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हो गया क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ा, स्पाइनल नर्व 31 जोड़ा। एएनएस में यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व और पारासिंपैथेटिक नर्व, अनुकंपी तंत्रिका और पारानुकंपी तंत्रिका। तो ये वहां ये होगा। तब बीपीएससी जब लगाएंगे तो क्वेश्चन में ई नंबर लगाएंगे, और दरोगा और एसएससी रेलवे दीजिएगा तो ए नंबर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
एनॉक्स एनॉक्समिया एनॉक्सिमिया एनॉक्सिमिया का मतलब होता है अगला क्वेश्चन आप देखिए, एनॉक्सिमिया एनोस्मिया का मतलब होता है ये आपको घ्राण स्मेल का जब कमी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो कोरोना में स्मेल नहीं समझ में आता था, तो उसको हम क्या कहेंगे, घ्राण स्मेल की जब संवेदना की कमी हो जाएगी तब उसको एनेक्सिमिया कहेंगे, ठीक है। और ये स्वाद का तो नहीं होता, स्वाद टेस्टलेस नहीं होता। चलो, मनुष्य में 4 गो स्वाद होता है, और स्वाद जो है जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, और इसी के द्वारा मनुष्य में स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद कलिकाओं की संख्या कितना होता है, 8000 से 10,000, 8000 से 10,000 होता है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। पिछले बार एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी पीटी या मेंस का होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ताप नियमन थर्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, थर्मोरेगुलेशन, अब देखो यकृत, हाइपोथैलेमस, फेफड़ा, त्वचा और वसा, ये चारों शरीर में बसा के, त्वचा के नीचे बसा जमा कर, शरीर में चारों ताप, पांचों ये है, इसको छोड़ के ताप का, यानी ये आपको शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहां पर देखो, बीपीएससी जब दीजिएगा तब ये नंबर लगेगा, यकृत भी करता है, फेफड़ा भी करता है, हाइपोथैलेमस भी करता है। लेकिन जब आप एसएससी रेलवे 4 ऑप्शन में दीजिएगा तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस का सबसे ज्यादा योगदान है। ये मस्तिष्क में पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, खुशी, घृणा, गुस्सा और रक्त दाब का नियंत्रण करता है। इसलिए टेंशन में आदमी रहता है तो इसी हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। यकृत का औसत वजन जो है 1500 ग्राम होता है, या 1.5 kg, ठीक है। या एक झिल्ली से नहीं, ये नहीं। फेफड़ा का औसत वजन 1300 ग्राम, यानी 1.3 kg, या एक झिल्ली से गिरा होता है जिसे बोलते हैं प्ल्यूरा, यानी फुफ्फुसावरण, हिंदी गलत हो सकता है, आधा प होगा, फुफ्फुसावरण, प्ल्यूरा, ठीक है। और हृदय भी एक झिल्ली से गिरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, हृदयावरण, पेरिकार्डियम, ठीक है। दिल और हृदय उसी को बोलते हैं। यह कभी भी रेस्ट नहीं करता है, रेस्ट यानी आराम नहीं करता है, क्लियर। तो मनुष्य में ताप का नियमन कौन करेगा, यकृत भी करेगा, हाइपोथैलेमस, फेफड़ा, त्वचा, बसाई, 5 वो करता है। पांचों में से कोई एक ऑप्शन होता तब आप लगा देते, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस करता था, ये लगेगा। बीपीएससी दीजिएगा तो ई नंबर 5वां ऑप्शन लगेगा, लेकिन दरोगा वगैरह दीजिएगा, एसएससी रेलवे दीजिएगा तो हाइपोथैलेमस, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट का उत्सर्जी अंग, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो ये यूरिक एसिड है। और जो कीट यूरिया को उत्सर्जित करते हैं उसको बोलते हैं, यूरिक एसिड को, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और इकोटेलिक में क्या क्या यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे, कौन कौन, तो पक्षी भी करेगा, सांप भी करेगा, और छिपकली भी करता है यूरिक एसिड का। यूरिया का उत्सर्जन जो करेगा उसको बोलते हैं यूरियो
टेलिक, और ये जितने भी क्या है स्तनधारी, स्तनधारी यानी जो बच्चा को जन्म देते वो करेंगे। अमोनिया का जो उत्सर्जन करेंगे उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक, और इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, मछली और अमीवा। तो देखो कीट का उत्सर्जन एक्सक्रीटरी पदार्थ क्या है, यूरिक एसिड है, और भी जो यूरिक एसिड उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक, और उसमें पक्षी सांप छिपकली आता है। यूरिया जो निकालेगा उसको कहेंगे यूरियोटेलिक, और ये स्तनधारी, और अमोनिया जिससे निकलेगा उत्सर्जन के रूप में अमोनोटेलिक, और यह होता है हाइड्रा, मछली और अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है। अब देखो किडनी ऑलरेडी है, किडनी में ही यूटेरस होता है, यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा से ही शरीर से ये यूरिन एवं स्पर्म बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनी जो है ये पेल्विस से कहा यूरिनरी ब्लैडर में लाएगा, किडनी में यूरिन छनता है और छनने के बाद वो बाहर निकलता है। यूटेरस जो है गर्भाशय जो है इसमें जो है ये इसका आंसर ये होगा, इसमें जो है फर्टिलाइजेशन यानी ये गर्भाशय में जाइगोट का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है और वहां से जाइगोट बनेगा। तो ये डेवलपमेंट गर्भाशय होगा, जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, भ्रूण भ्रूण का विकास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एमनियोसिंटोसिस एक तरीका है, एमनियोसिंटोसिस एक तरीका यह जांच है, और जांच में जो है भ्रूण के लिंग का पता लगता है कि यह मेल है कि फीमेल है। तीसरा महीना में अगर ये अल्ट्रासाउंड हो तो ये पता, इम्यूनोसिंथेसिस एक तरीका है, उसके द्वारा पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल। ठीक है। और है अमीनो एसिड के प्रकार, प्रोटीन अमीनो एसिड के अनुक्रम, हार्मोन के प्रकार। तो हार्मोन में तो बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। चलो इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है। निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन करता है। अब इसको समझिए, मुकुलन, ये आप देखो आपने बचपन में हाइड्रा देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का ये, और यहां पर देखिएगा बर्ड्स निकला होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बर्डिंग, बर्ड्स निकला होता है। इसमें जब प्रजनन करना होगा तो ये एक से दो ये बर्ड्स कट के अलग हो जाएगा और एक छोटा हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो हाइड्रा में जो है ये जीवों में मुकुलन यानी बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का ये प्रकार है। ठीक है, बाकी मूंगा, कोरल एसिलिंटेटा का है, स्पंज ये पोरीफेरा का है, एनेलिडो, एनेलिडो नहीं एनेलिडा होता है, डीए होगा। एनेलिडा में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बर्डिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा एक से नया जीव बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा समायोजन होगा। अब जरा देखो, मान लो कि ये 44+XY है, यह मेल है, मेल, इनकी शादी होगी मैरिज यानी फीमेल से, फीमेल इनका है 44+XX, यह जो गैमीट टूटेगा 22+X और 22+X गैमीट टूटा, और यहां भी गैमीट टूट गया
22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देखिए ये आपका हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, यह भी हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, यह भी हो गया 44 प्लस एक्स वाई, और यह हो गया 44 प्लस एक्स वाई एक्स 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 वाई। तो यह दोनों क्या हो गए, मेल हो गए, और यह दोनों क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो फीमेल के लिए 44 प्लस एक्स एक्स ये आंसर होगा, ठीक है। और ये लड़का के लिए होगा, मेल के लिए होगा, मेल के लिए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना किसका होता है, ये इंसुलिन ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालना होता है, इसलिए वो पानी पीता है। और ये डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो गया, डायबिटीज। इंसुलिन क्या करता है, यह जो है ग्लूकोज को, यह इंसुलिन हार्मोन है, अग्न्याशय से स्रावित होता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से। तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। ग्लूकागोन भी हार्मोन है, ये अग्न्याशय के पेनक्रियाज के अल्फा सेल से स्रावित होगा। यह क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भूख एनर्जी मिल रहा है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन, और यही जब कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड में ये ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही ज्यादा होगा तब क्या होगा, ब्लड शुगर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट, सेकंड लास्ट है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहां पाए जाते हैं। तो मानव शरीर के लैंगरहैंस पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। यहां से निकलेगा ग्लूकागोन हार्मोन, यहां से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, और यहां से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अब देखो ग्लूकागोन का क्या काम, तो यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करेगा। इंसुलिन का क्या काम, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। और सोमैटोस्टैटिन का क्या काम, यह अल्फा और बीटा के कार्य को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, उसको रोकने का, कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है कहां पर संश्लेषित होता है। संश्लेषित का मतलब निर्माण। तो टेस्टोस्टेरोन जो है यानी टेस्टिस में, टेस्टिस यानी विष्ट में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और यह मेल सेक्स हार्मोन है, क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और यह जब आदमी यंग होगा तो इसका सिक्रीशन होगा, दाढ़ी मूछ निकलेगा, ठीक है, शरीर में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो ये आपका 50 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो ये आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये आपको होता है इसमें, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। और सेमिनल वेसिकल जो है इसको शुक्राशय, इसमें जो है सेमिनल फ्लूइड यानी शुक्र द्रव का निर्माण होता है, शुक्र द्रव का निर्माण होता है। सेमिनल वेसिकल में सेमिनल फ्लूइड, शुक्र द्रव का निर्माण होता है। सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है। और अंडकोश की थैली को बोलते हैं स्क्रोटल सैक।
स्क्रोटल सैक, सैक, और इसी में क्या होता है, टेस्टिस बंद होता है। ठीक है, और स्क्रोटल सैक का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्लियर? तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। तब मन से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।